तो डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि ट्रंप की वजह से दुनिया में क्या बदलेगा। क्या दो मोर्चों पर चल रही जंग रुक जाएगी? रूस यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में हो रहे युद्ध को लेकर ट्रंप की क्या नीति है? इसका जवाब खुद ट्रंप ने जीत के बाद अपने पहले भाषण में दिया है। ट्रंप ने कहा है कि उनके कार्यकाल में युद्ध नहीं हुआ और आगे भी नहीं होने देंगे। अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के पास अपने बीच पर अपने समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जंग को लेकर भी बड़ी बात कही। युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल में युद्ध नहीं हुआ है, मैं आगे भी युद्ध नहीं होने दूंगा। जंग में मेरा विश्वास नहीं है, कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जीत के बाद पहले संबोधन में बड़ा बयान दिया है युद्ध को लेकर। दुनिया में इस वक्त दो ऐसे मोर्चे हैं जहां पर भीषण युद्ध जारी है। ऐसे में अमेरिका के नए राष्ट्रपति होने के नाते डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं। युद्ध को लेकर ट्रंप ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। अलग अलग मुद्दों पर और क्या कुछ कहा ट्रंप ने अपने पहले संबोधन में, जो दिखाता है, दर्शाता है कि दरअसल ट्रंप की नीति किस तरह की रहने वाली है अपने इस दूसरे कार्यकाल में। आइए आपको बताते हैं मुख्य बातें जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस पहले संबोधन में फ्लोरिडा में अपने समर्थकों के सामने कही हैं। तो जीत के बाद ट्रंप की जो बड़ी बात है उसमें युद्ध पर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे कार्यकाल में जंग नहीं हुई है और मैं जंग का समर्थक नहीं हूं। जंग में विश्वास नहीं है, आगे भी युद्ध नहीं होने देंगे। यानी उनके कार्यकाल में युद्ध नहीं होगा, कोई नया युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। सेना को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आर्मी को और ताकतवर बनाऊंगा। वो लगातार ये कहते रहे हैं कि सुरक्षा सुनिश्चित करना उनका एक अहम मुद्दा है, एक उनकी पॉलिसी का एक अहम पिलर है। ISIS को लेकर उन्होंने कहा कि हमने ISIS को हराया और रिकॉर्ड समय में हराया, यानी अपने पिछले कार्यकाल की उपलब्धि को उन्होंने गिनाया। इसके अलावा बॉर्डर पॉलिसी पर उन्होंने एक बार फिर जो उनकी नीति रही है उसको दोहराया है। उन्होंने कहा है कि हम अपनी सीमाओं को मजबूत करेंगे, सील करेंगे। अगर आपको अमेरिका में आना है तो आपको लीगली आना होगा, ये कहा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस पहले संबोधन में। अवैध एंट्री को लेकर उन्होंने कहा कि कानूनी तरीके से ही अमेरिका आना होगा। हम अपने बॉर्डर्स को और मजबूत करेंगे और सील कर देंगे। महान बनाना है अमेरिका को, एक बार फिर ये बड़ा वादा डोनाल्ड ट्रंप का लगातार रहा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और यही उन्होंने कहा कि मेरा हर पल हर सांस अमेरिका के लिए है और मैं अमेरिका को एक बार फिर महान बनाऊंगा। 4 साल अमेरिका के लिए स्वर्णिम युग होने वाला है, जिस तरह से मैं अपने कार्यकाल में काम करने वाला हूं। जीत पर उन्होंने कहा, यानी उनकी जो ये जीत हुई है इसको लेकर भी काफ़ी बातें की उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा राजनीतिक बदलाव हुआ है, ये एक बड़ा राजनीतिक मूवमेंट था उन्होंने कहा, जिसमें उन्हें बड़ा समर्थन मिला है। आपके परिवार और भविष्य के लिए मैं लड़ता रहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि उनकी एक एक सांस अब अमेरिका के लोगों को समर्पित है अगले 4 साल के लिए। इलॉन मस्क को लेकर बड़ा बयान उन्होंने दिया कि अमेरिका का नया सितारा है, एक नए स्टार है इलॉन मस्क, और इलॉन मस्क ने जिस तरह का समर्थन उन्हें दिया है उसका जिक्र उन्होंने किया। लेकिन इलॉन मस्क की कंपनी और इलॉन मस्क कैसा काम कर रहे हैं लोगों के लिए, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। कैरोलिना में तूफान में मदद की, लोगों को बेहतर कम्युनिकेशन के लिए स्टारलिंक की जरूरत थी, तो डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर इलॉन मस्क ने वहां के लोगों की मदद की है। तो ये बड़ी बातें, कुछ मुख्य बातें कही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस पहले संबोधन में, जो दिखाता है कि वो किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं, उनकी क्या नीति रहने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से लेकिन युद्ध पर क्या असर होगा, हर कोई दुनिया में इस वक्त ये जानना चाहता है, क्योंकि अमेरिका की एक बड़ी भूमिका है, चाहे वो मिडिल ईस्ट का युद्ध हो या रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध है उसको लेकर। इसको लेकर ये बड़ा सवाल है जो बार बार पूछा जाता है कि ईरान पर इजरायली हमले के वो पक्षधर हैं, यानी वो और सख्ती बरतना चाहते हैं ईरान के साथ। 2015 में ईरान पर परमाणु समझौते से यूएस को अलग किया था, यानी वो समझौता जो बराक ओबामा ने किया था उससे अपने आप को पीछे हटा लिया था उन्होंने अमेरिका को। यूक्रेन को अमेरिकी मदद की आलोचना वो करते रहे हैं, यानी यूक्रेन को जिस तरह से अमेरिका मदद कर रहा है उसकी वो आलोचना करते रहे हैं। नेटो से अलग होने के सबसे बड़े समर्थक हैं, यानी नेटो के साथ जो अमेरिका के संबंध हैं उसको लेकर किसी तरह के बदलाव के बारे में बात की जा सकती है अब जबकि वो राष्ट्रपति होंगे। इजराइल को मजबूत करने के लेकिन समर्थक हैं, यानी इजराइल को मजबूत करेंगे, ईरान पर सख्त और होंगे। ईरान के लिए जो इजराइल का रुख है उसमें और बड़ा समर्थन डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद इजराइल को मिलेगा। लेकिन साथ ही यूक्रेन को जिस तरह की मदद अमेरिका कर रहा है और साथ ही नेटो में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का पहला रुख रहा है, वो एक बार फिर वापस अगर राष्ट्रपति बन रहे हैं अब, तो उनका फिर उसी तरह का रुख क्या हो सकता है और इससे कैसे रूस यूक्रेन युद्ध प्रभावित हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ महेश सचदेव जी मौजूद हैं, पूर्व राजदूत हैं। बहुत स्वागत है सर आपका TV9 भारतवर्ष में। अब जबकि ये साफ दिखाई दे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप होंगे 47वें राष्ट्रपति अमेरिका के, हर किसी की कंसर्न ये है कि कैसे वो
दुनिया में इस वक्त जो युद्ध चल रहे हैं उसे प्रभावित कर सकते हैं। हम एक एक कर दोनों युद्ध की बात करते हैं। सबसे पहले हम मिडिल ईस्ट में जो हालात हैं उसकी बात करेंगे। नेतन्याहू ने कहा भी है कि देखिए एक बार फिर एक नए युग की शुरुआत है, हमारे संबंध और मजबूत होंगे। डोनाल्ड ट्रंप समर्थक भी हैं बहुत बड़े इजराइल के। ईरान के लिए उनका जो रुख है वो भी जग जाहिर है। तो क्या हम वहाँ जो टेंशन है इजराइल और ईरान के बीच, उसमें इजराइल के लिए और ज़्यादा समर्थन देखेंगे अमेरिका का? जी धन्यवाद मुझसे ये पूछने के लिए, और सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। ट्रंप ने जो अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच की तरह से जो कहा, उसमें एक प्रमुख मुद्दा ये रहा कि उन्हें एक बड़े गर्व से ये कहा कि उन्होंने कोई नई जंग अपने 4 साल के पिछले काल में शुरू नहीं की, सिवाय आईसिस को हराने के। आईसिस के साथ जंग तो पहले से ही हो रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आ जाता है जो दिखाता है कि वो किसी भी युद्ध में फंसने वाले नहीं हैं, भारत यानी अमेरिका से बाहर। और ये मध्य पूर्व में सबसे बड़ा जो अमेरिका के लिए बखेड़ा पैदा हो रहा है, उससे वो बचना चाहेंगे। कैसे बचेंगे? या तो वो इजराइल को इतना एम्पावर करेंगे कि वो अपने परवाह खुद ही कर सके, या फिर अरब देशों को और इजराइल को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे और ईरान को धमकाएंगे, या उनके ऊपर जो आर्थिक और सैनिक प्रतिबंध हैं उनको कड़ाई से लागू करेंगे। जैसे कि आप जानती हैं कि ईरान तेल की स्मगलिंग कर रहा है, उसके तेल के निर्यात पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है, और फिर भी ईरान 1.5 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से अपना एक्सपोर्ट्स जारी रखे हुए है, और इससे उसकी अर्थव्यवस्था चल रही है। अगर ये 1.5 मिलियन बैरल पर डे हटा दिया जाए मार्केट से, तो ये ईरान के लिए काफ़ी दुश्वारी होगी, और इसको मेरे ख्याल से ट्रंप इस तरफ कुछ प्रयास करेंगे। चीन ज़्यादातर तेल जो ईरान का है वो चीन को जाता है, और वो स्मगल होता है एक तरह से तीसरे देशों के माध्यम से, या जहाज़ों पर एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ पर करने से। तो इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात होगी। मेरे ख्याल से रूस को के साथ जो और चीन के साथ जो ईरान के बढ़ते हुए संबंध हैं, उस पर भी वो अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे। और आपको याद होगा कि पिछले महीने उन्होंने एक वक्तव्य दिया था जब वो कैंडिडेट थे कि इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को बॉम्ब करना चाहिए। तो इस तरह की अगर बात होती है तो ये मध्य पूर्व की शांति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगी। लेकिन एम्बेसडर, ये जो बयान उनका था जिसमें उन्होंने कहा कि बॉम्ब करना चाहिए, ये तब जबकि वो रन कर रहे थे प्रेसिडेंट के लिए, तब का रुख था। इसमें कुछ बदलाव अब होगा जबकि वो राष्ट्रपति होंगे, लेकिन क्या हम उस तरह का, या हम और ज़्यादा सख्त रुख देखेंगे? वो इजराइल को इस हद तक सपोर्ट कर सकते हैं क्या? इजराइल को सपोर्ट करना तो अमेरिका का एक प्रतिबंध है। कोई भी राष्ट्रपति हो, वहाँ का डीप स्टेट और वहाँ की जनता इजराइल की समर्थक है, तो ये तो इट्स ए गिवन। लेकिन दूसरी तरफ अगर उनको युद्ध से बचना है, और वो उनकी जो ट्रांजैक्शनल प्रोक्लिविटी है कि वो सिर्फ सौदेबाजी करना चाहते हैं, एक व्यापारी होने के नाते, एक उद्योगपति होने के नाते, तो वो इसी तरह का उनका रवैया रहेगा। और देखना ये भी पड़ेगा सुमेरा कि ट्रंप 2 जो है वो ट्रंप 1 से कितना अलग होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने एक पहले कार्यकाल बिताने के बाद फिर बाहर रहे हैं वो एक पूरे कार्यकाल के दौरान, तो उन्होंने बहुत कुछ शायद उससे सीखा भी होगा, या कुछ बदलाव भी हमें हो सकता है देखने को मिले ट्रंप 1 से ट्रंप 2 में। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि आज से अमेरिका की एक नई शुरुआत हुई है, अमेरिका से रिश्ते और मजबूत होंगे, कहा नेतन्याहू ने। तो बधाई देते हुए उन्होंने रिश्तों का जिक्र भी किया, और ये भी कि एक नई शुरुआत है और ज़्यादा मजबूती आएगी। उन्होंने अपनी एक पुरानी फोटो ट्वीट भी की डोनाल्ड ट्रंप के साथ और बधाई भी दी, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि ये एक नए इतिहास की शुरुआत है और मजबूती होगी रिश्तों में इजराइल और अमेरिका के।
अमेरिका में ट्रंप सरकार के बीच इजराइल से बहुत बड़ी खबर आ रही है। नेतन्याहू ने इजराइल के रक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट को नेतन्याहू ने हटा दिया है। रक्षा मंत्री गैलेंट को हटाने से दुनिया में खलबली मची हुई है कि आखिर ये बड़ा कदम क्यों उठाया गया है नेतन्याहू की तरफ से, इसकी जानकारी सामने आ रही है। तो वोटों की गिनती के दौरान इजराइल से बड़ी खबर आ रही है। इजराइल ने बड़ा कदम उठाया है, अपने रक्षा मंत्री को हटा दिया है। रक्षा मंत्री को बर्खास्त करने के बाद पूरी दुनिया में इस वक्त खलबली है इस खबर को लेकर कि दरअसल ये बड़ा कदम क्यों उठाया गया है इजराइल द्वारा। तो तब जबकि बड़े मिलिट्री ऑपरेशन चला रहा है इजराइल, गाजा में भी, हिजबुल्लाह के खिलाफ भी, लेबनान में, ऐसे में रक्षा मंत्री को हटाया गया है, बर्खास्त किया गया है। क्या है बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के रक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया है। हुआ यह है कि जंग के बीच रक्षा मंत्री योव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया है बेन्यामिन नेतन्याहू ने। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह बड़ा फैसला लिया जिसमें उन्होंने अपने रक्षा मंत्री योव गैलेंट को हटा दिया है। क्यों हुई है बर्खास्तगी, ये बड़ा सवाल है। दरअसल नेतन्याहू और गैलेंट के बीच लगातार मतभेद थे। जिस तरह से मिलिट्री ऑपरेशन आगे बढ़ रहा था उसको लेकर भी मतभेद थे। नेतन्याहू और गैलेंट में कई मुद्दों पर असहमति थी और इस वजह से नेतन्याहू ने बड़ा फैसला लिया। युद्ध की नीति को लेकर दोनों में मतभेद थे, यानी युद्ध को लेकर जो उनकी पॉलिसी है उसको लेकर दोनों के बीच जो मतभेद थे वो समय समय पर सामने आ रहे थे। दोनों के बीच विश्वास खत्म हो गया था और इस वजह से नेतन्याहू ने बड़ा कदम उठाया है। मतभेद की वजह से युद्ध प्रबंधन में दिक्कत आ रही थी और इस वजह से ये बड़ा फैसला नेतन्याहू ने लिया है। युद्ध के बीच में ज़्यादा विश्वास की ज़रूरत थी और विश्वास कम हो रहा था दोनों में क्योंकि मतभेद थे। खास तौर पर किस तरह से युद्ध को आगे बढ़ाना है उसको लेकर जो नीति है उसमें दोनों के बीच मतभेद थे। युद्ध की शुरुआत में, जंग की शुरुआत में बहुत अच्छा काम हुआ, दोनों के बीच बहुत तालमेल देखने को मिला और तेज़ी से काम किया गया। पिछले कुछ महीनों में विश्वास खत्म हो गया था योव गैलेंट और बेन्यामिन नेतन्याहू के बीच और ऐसे में अब नेतन्याहू ने बड़ा कदम उठाया है। बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच उन्होंने रक्षा मंत्री को बदल दिया है, उन्हें बर्खास्त कर दिया है। योव गैलेंट को बर्खास्त करने पर नेतन्याहू ने बयान दिया है। गैलेंट और मेरे बीच विश्वास टूट गया था, ये कहा नेतन्याहू ने। युद्ध प्रबंधन में दिक्कत हो रही थी। गैलेंट के बयान और एक्शन में विरोधाभास था, यानी जो गैलेंट बयान दे रहे थे और जो वो एक्शन ले रहे थे जमीन पर, उन दोनों में विरोधाभास था, कहा नेतन्याहू ने, और इस वजह से ये बड़ा कदम उन्होंने उठाया है। इजराइल काट्स नए रक्षा मंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं। नेतन्याहू ने काट्स को बनाया है नया रक्षा मंत्री। काट्स इजराइल के विदेश मंत्री थे और अब उन्हें ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। गिदोन सार बने हैं इजराइल के नए विदेश मंत्री। तो विदेश मंत्री जो थे काट्स, उनको रक्षा मंत्री बना दिया गया है और गिदोन सार अब नए विदेश मंत्री बन गए हैं इजराइल के। तो बड़ा बदलाव किया गया है, जो बड़े और अहम पद हैं इजराइल में उनको लेकर। और नए रक्षा मंत्री ने अपनी नियुक्ति के बाद बड़ा बयान दिया है। नए रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने बयान दिया है, कहा है हम एक साथ काम करेंगे, दुश्मनों को हराने के लिए मिलकर काम करेंगे, जीत के सभी लक्ष्यों को हासिल करेंगे, कहा काट्स ने। तो अपनी नियुक्ति के बाद पहला बयान दिया है इजराइल काट्स ने। उन्होंने कहा है कि हम एक साथ काम करेंगे, हमारे जो उद्देश्य हैं, जो मकसद हैं, जो लक्ष्य हैं, उन्हें हम हासिल करेंगे। लेकिन गैलेंट क्यों खास थे, बहुत खास रहे हैं नेतन्याहू के, यानी कभी बहुत खास गैलेंट अब अपने पद से हटा दिए गए हैं। अब खुद ही उन्हें हटा दिया है नेतन्याहू ने, उस गैलेंट को जिनके साथ उनके अच्छे संबंध थे। नेतन्याहू ने दरअसल क्या कहा सुन लीजिए। गैलेंट और मेरे बीच विश्वास टूट गया था। पिछले कुछ महीनों में विश्वास में कमी आई थी रक्षा मंत्री गैलेंट और नेतन्याहू के बीच। गैलेंट के बयान और एक्शन में विरोधाभास था, कहा नेतन्याहू ने। कैबिनेट और गैलेंट के फैसलों में असहमति थी, यानी सरकार जो फैसले ले रही थी कैबिनेट के तौर पर, उनमें और गैलेंट के फैसलों में असहमति दिख रही थी। युद्ध प्रबंधन में इसकी वजह से दिक्कत आ रही थी। मतभेदों को दूर करने की भरसक कोशिश की गई लेकिन मतभेद दूर नहीं हुए, तो ये बड़ा फैसला लिया गया। मतभेद कम होने की बजाय और बढ़ गया। असामान्य तरीके से मतभेद सार्वजनिक हो गए, यानी योव गैलेंट इस तरह के बयान दे रहे थे जो सार्वजनिक मंचों से वो दे रहे थे सरकार के फैसलों के खिलाफ। हमारे दुश्मनों को इसकी जानकारी लग गई थी कि विरोधाभास है, दोनों के बीच विश्वास की कमी है। दुश्मनों ने इस बात का पूरा फायदा उठाया। तो इससे
बड़ी बात क्या समझ में आती है, दरअसल वो आपको बताते हैं। कभी नेतन्याहू के सबसे भरोसेमंद थे योव गैलेंट रक्षा मंत्री, जो अब पूर्व रक्षा मंत्री हो चुके हैं। अमेरिका में नतीजे आने के बाद अब किसी भी वक्त इजराइल पर एडवांस्ड वॉरहेड के साथ हाइपरसोनिक गति वाली ईरानी मिसाइलों की बरसात हो सकती है। इन हमलों से पहले ईरान ने अपनी मिसाइलों के कोऑर्डिनेशन के लिए रूस के जरिए 2 सैटेलाइट भी लॉन्च किए हैं। रूसी वायुसेना और मिसाइल फोर्सेस के लीडर्स भी ईरान पहुंच चुके हैं। उधर इजराइल ने इन हमलों से बचने के लिए अपनी तैनाती शुरू कर दी है। अमेरिका के B-52 बॉम्बर कतर पहुंच चुके हैं। देखिए कैसे एक बड़ी जंग के चक्रव्यूह में अरब फंस चुका है। अरब की सभी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट है कि ईरान 5 नवंबर को या उसके बाद कभी भी इजराइल पर मिसाइल हमले करके 26 अक्टूबर का प्रतिशोध पूरा कर सकता है। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और कभी भी इजराइल पर ईरान के बड़े हमले शुरू हो सकते हैं, क्योंकि ईरान ने मिसाइलों के कोऑर्डिनेशन के लिए 2 नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। Прошел контакт подъема. Двигатели центрального и боковых блоков вышли на режим. 5 नवंबर को रूस के सोयूज सैटेलाइट कैरियर से ईरान के 2 सैटेलाइट लॉन्च किए गए। इन सैटेलाइट्स के नाम हुदहुद और कोसार हैं। इजराइल पर हमलों से पहले ये मिलिट्री सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं। रूसी जमीन से ईरान के सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए तो उसके साथ ही रूसी वायुसेना और मिसाइल फोर्सेस के बड़े अधिकारी भी ईरान पहुंचे हैं। रूसी एयरफोर्स का एक एंटोनोव AN-148 प्लेन मेहराबाद में लैंड हुआ है। इस विमान में रूसी वायुसेना और मिसाइल फोर्सेस के बड़े अधिकारी थे। माना जा रहा है कि रूसी फौज इजराइल पर अटैक कोऑर्डिनेशन के लिए ईरान पहुंची है। यह बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल विशेषज्ञ ईरान की मदद के लिए पहुंचे हैं। ईरान ने इजराइल के अहम न्यूक्लियर ठिकानों, मिसाइल बेस और एयर बेस का डेटा भी हैक कर लिया है। ईरान की साइबर सेल ने इजराइल पर बड़ा हैक अटैक किया है। ईरान के हैकर्स ग्रुप रदवान साइबरपाल ने नेशनल सिक्योरिटी डेटा हैक कर लिया है। इस ग्रुप ने 5000 इजरायली सेटलर्स का डेटा चोरी कर लिया है। इसके साथ ही इजरायली सैनिकों और कमांडरों की जानकारी भी चोरी की है। रिपोर्ट है कि इजराइल के सबसे बड़े नेवातिस एयरबेस का डेटा भी हैक किया गया है। इसके साथ ही इजरायली परमाणु संयंत्रों की अहम जानकारी भी चोरी की गई है। इजराइल पर हमलों से पहले ईरान ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए रूस से विशेषज्ञ बुलाए हैं और इस हमले से पहले ही इजराइल के अहम सैन्य बेस और एयरबेस का डेटा भी हासिल कर लिया है। आशंका है कि इस बार ईरान इजराइल के परमाणु संयंत्रों को निशाना बना सकता है। इन संयंत्रों में इजराइल के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होने की रिपोर्ट है। ईरान ने मिसाइल फोर्सेस के साथ साथ अपनी नेवी को भी युद्ध के लिए तैयार कर दिया है। ईरान ने अजरबैजानी नौसेना के साथ युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। ईरान और अजरबैजान की सेना कैस्पियन सागर में युद्धाभ्यास कर रही है। इसे आज़िर-X 2024 नाम दिया गया है।
युद्धाभ्यास में ईरान के 4 गाइडेड मिसाइल क्रूजर शामिल हैं। ड्रिल के दौरान समंदर से सतह पर हमला करने का अभ्यास किया जा रहा है। इसके अलावा समंदर में मॉक टारगेट पर भी हमले किए जा रहे हैं। ईरान इजराइल पर हमले की तैयारी पूरी कर चुका है। अमेरिका और इजराइल भी ईरान की तैयारी के बाद चौकन्ने हो गए हैं। इजराइल ने ईरानी हमलों की आशंका को देखते हुए स्पेशल अलर्ट जारी कर दिया है। इजराइल की रिपोर्ट है कि ईरानी मिसाइल बेस से बड़े पैमाने पर मिसाइल ट्रांसपोर्ट की गई हैं। ईरान के हमले यमन, इराक और सीरिया से भी हो सकते हैं। इजराइल ने अपने सैन्य बेस, एयरबेस और न्यूक्लियर प्लांट्स के करीब सुरक्षा तैनाती बढ़ा दी है। अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए ईरान से बातचीत की पहल की है। अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई से अपील की है कि वो इजराइल पर हमले ना करें। ईरानी हमलों से क्षेत्रीय शांति खतरे में पड़ सकती है। अमेरिका को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि ईरानी मिसाइलें प्रतिरोध के लिए हैं, ना कि हमले के लिए। इजराइल ने ईरान पर हमले करके गलती की है। ईरान हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। अमेरिका भी यह तय मान रहा है कि ईरान के हमलों को रोकना मुमकिन नहीं है। ऐसे में ईरान पर दबाव बनाने के लिए अरब में अपने न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात कर रहा है। अमेरिका ने अपने 6 B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर अरब भेजे हैं। ये बॉम्बर नॉर्थ डकोटा के माइनोट एयरफोर्स बेस पर तैनात थे। रिपोर्ट है कि अमेरिका के बॉम्बर कतर के अल उदैद बेस पर भेजे गए हैं। इसके अलावा F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट की अतिरिक्त स्क्वाड्रन भी अरब भेजी गई है। इससे पहले भी अरब में फाइटर जेट और डिस्ट्रॉयर की तैनाती बढ़ाई गई थी। माना जा रहा है कि इस बार इजराइल पर हमलों के बाद अमेरिका ईरान के खिलाफ सर्जिकल एयर स्ट्राइक शुरू कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो अरब की जंग में अमेरिका की एंट्री हो जाएगी और इसके साथ ही ईरान अमेरिका की जंग शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो बड़ा कदम उठाया, इजराइल ने अपने रक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप नए राष्ट्रपति होंगे। ऐसे में मिडिल ईस्ट में जो हालात बने हुए हैं, इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव है और इस वक्त जो अलग अलग फ्रंट इजराइल ने खोले हैं, उस पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा इन दोनों घटनाक्रमों का, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। एम्बेसडर, ये बड़ा अहम है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप चुने जा रहे हैं, यानी इजराइल को और समर्थन मिलेगा और ताकत मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ योव गैलेंट को हटाया गया है। क्या दर्शाता है दरअसल ये इजराइल के अगले कदम को लेकर मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए? सवाल काफ़ी मुहिम है और हालांकि एक ही दिन हुआ है ये सब, लेकिन इन दोनों को अलग अलग डेवलपमेंट समझा जाना चाहिए। और जहाँ तक इजराइल के अंदरूनी मामलों का सवाल है, उसमें राजनीतिक तौर पर दोनों प्रधानमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री लिकुड पार्टी को के अंदर से आते हैं और लिकुड पार्टी को मेजॉरिटी नहीं थी इजराइल की पार्लियामेंट में, क्योंकि वहाँ प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होता है, इसलिए मेजॉरिटी बड़ी मुश्किल से मिल पाती है। और इजराइल एक विभाजित देश है, कई देशों के ज्यूज वहाँ पे आकर के सेटल हुए हैं, तो उनमें एक तरह से एका नहीं है अंदरूनी मामलों में। दोनों इजराइल के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बीच में एक पुराना सिलसिला है मतभेदों का, जो कि गाज़ा की जंग से काफ़ी पहले से है, जहाँ नेतन्याहू एक राजनीतिज्ञ हैं, वहाँ योव गैलेंट जो हैं वो सेना से आए हैं और एक अच्छे डेकोरेटेड जनरल माने जाते हैं जिनकी प्रसिद्धि है। अब दोनों के बीच में सामंजस्य पहले ही बिगड़ चुका था, जबकि नेतन्याहू अपने कोर्ट के केसेस से बचने के लिए उन्होंने जुडिशरी के
के ऊपर लगाम कसने की कोशिश की थी और एम्बेसडर महेश, माफ कीजिएगा मैं आपको टोक रही हूँ, लेकिन क्या हम योव गैलेंट के हटाने को इससे जोड़कर देख सकते हैं कि इजराइल का रुख अब ईरान के प्रति या युद्ध में आगे बढ़ने के प्रति या जो उनकी सख्ती है वो और बढ़ेगी? क्या इस वजह से भी यह कदम उठाया गया है? देखिए, एक ज़माना था कुछ 2-3 हफ्ते पहले तक कि योव गैलेंट जो थे वो नेतन्याहू से ज़्यादा पॉपुलर थे, लेकिन लेबनान की कार्रवाई के बाद नेतन्याहू ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं और उनके कोई बदील नहीं दिख रही है कि योव गैलेंट उनको चैलेंज कर सके या और कोई उनको चैलेंज कर सके। वो सर्वे सर्वा है पब्लिक ओपिनियन में। तो ये मौका उनको मिला कि लेबनान की लड़ाई में ठहराव आ गया है और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है नेतन्याहू की, तो उन्होंने ये मौका देख करके योव गैलेंट को जो कि उनके कांटे थे उनको हटा दिया है। अब तीसरा जो मुद्दा आपने उठाया वो बड़ा मुहिम है कि ईरान के साथ एक काफ़ी हद तक रस्साकसी चल रही है और इज़राइल के जवाबदेही जो पिछले हफ्ते हुआ है उससे ऐसा भनक लगती है कि ईरान की जो आकाशीय रक्षा प्रणाली है उसका अंत हो गया है और अब ईरान एक तरह से खुल गया है इजरायली हमलों के लिए, तो क्या वो निरस्त हो गया है। तैयारी के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है सर, लेकिन हम इस बीच जो इजराइल से खबर आ रही है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। यानी एक मौका देखा है नेतन्याहू ने अपने विरोधी गैलेंट को हटाने का, तब जबकि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी हुई है, लेकिन गैलेंट की बर्खास्तगी का विरोध हो रहा है इजराइल में। सड़क पर उतरे हैं लोग उनके समर्थन में। जेरूशलम में लोगों ने बड़ा प्रदर्शन किया है, नेतन्याहू के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ है। तो योव गैलेंट को हटाने के बाद विरोध प्रदर्शन भी हुआ है ये जेरूशलम में। देखिए किस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं योव गैलेंट के समर्थन में। और सिर्फ जेरूशलम ही नहीं, तेल अवीव में भी लोगों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन की वजह से हाईवे पर जाम लग गया है। गैलेंट को हटाने का लोग विरोध कर रहे हैं। तो देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं, योव गैलेंट को हटाने का विरोध हो रहा है। तेल अवीव में भी विरोध हो रहा है, जेरूशलम में भी विरोध हो रहा है। दोनों एक ही पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन बेन्यामिन नेतन्याहू और योव गैलेंट के बीच विरोध काफ़ी लंबे समय से रहा है। दोनों में विरोधाभास रहा है। कई मुद्दों पर एक राय वो नहीं रहे हैं। अब जबकि नेतन्याहू ने योव गैलेंट को हटा दिया है रक्षा मंत्री के पद से, तो विरोध भी देखने को मिल रहा है इजराइल में। एक और बड़ी जानकारी, इजराइल के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। अवैध रूप से बसे लोगों ने प्रदर्शन किया है। इजराइल के कई शहरों में ये प्रदर्शन देखिए किस तरह से हुआ है। अवैध रूप से बसे लोगों ने ये प्रदर्शन किया है। इजराइल के अलग अलग शहरों में भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इजराइल के भीतर अलग अलग मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं। योव गैलेंट की बर्खास्तगी पर बेन्यामिन नेतन्याहू ने तो बयान दिया है, लेकिन अपनी बर्खास्तगी पर क्या कहा है योव गैलेंट ने वो भी आपको बता देते हैं। इजराइल की सुरक्षा मेरे जीवन का मिशन था और हमेशा रहेगा। योव गैलेंट का एक बड़ा बयान जिसमें उन्होंने कहा कि इजराइल की सुरक्षा मेरे जीवन का मिशन था और वो हमेशा रहेगा। योव गैलेंट की बर्खास्तगी के बाद कई अहम सवाल हैं जो उठ खड़े हुए हैं। कुछ अहम सवाल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। योव गैलेंट रक्षा मंत्री थे जो अब पूर्व रक्षा मंत्री हो गए हैं। गैलेंट की बर्खास्तगी पर जो बड़ा सवाल है वो ये कि जंग के बीच रक्षा मंत्री को हटाना क्या सही कदम है, तब जबकि कई फ्रंट पर युद्ध लड़ रहा है इजराइल। दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या कैबिनेट के फैसले नहीं मान रहे थे योव गैलेंट। एक और बड़ा सवाल ये भी कि क्या गैलेंट नेतन्याहू से इतर फैसले ले रहे थे। एक और बड़ा सवाल ये कि गाजा लेबनान जंग में कमजोर पड़ रहे थे क्या नेतन्याहू, और इस वजह से भी क्या इस तरह का बड़ा फैसला उन्होंने लिया है। एक और बड़ा सवाल ये कि क्या योव गैलेंट को हटाना जरूरी हो गया था बेन्यामिन नेतन्याहू के लिए जंग के मद्देनजर, या अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है बेन्यामिन नेतन्याहू द्वारा। उधर गाजा में विध्वंस का एक और दौर शुरू हो चुका है, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ मास्टर महेश मौजूद हैं। सब ये तमाम सवाल उठ खड़े हुए हैं, तो ये वजहें हैं इस कदम को उठाने के पीछे। लेकिन अब हम जिस तरह का विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, योव गैलेंट क्या अपने लिए और समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे? ये विरोध प्रदर्शन कोई नया वाकया नहीं है। कई हफ्तों से बल्कि महीनों से
ये ऐसी अफवाहें इजराइल में कायम थी कि योव गैलेंट को हटाने का फ़ैसला लिया जा चुका है और हटाना चाहते हैं नेतन्याहू उनको, लेकिन इस फैसले का विरोध उस समय भी हुआ था और यहाँ तक कि उनके व्यापार संघ जो है इजराइल का, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने मिल करके एक सामूहिक और पब्लिक अपील जारी की थी कि इस समय हटाने से इजराइल का नुकसान होगा आर्थिक तौर पर और सैनिक तौर पर, और इसलिए इनको ना हटाया जाए। तो योव गैलेंट की पॉपुलैरिटी एक ज़माने में और भी ज़्यादा थी और अब थोड़ी कम हुई है बिनिस्बत नेतन्याहू की, जिनकी पॉपुलैरिटी लेबनान में जो सफलताएं मिली हैं उनसे बढ़ी है। तो इसी तरह से जैसे दो हत्याएं की गई हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह के लीडर की हो चाहे हमास के लीडर की हो, उससे भी नेतन्याहू को बढ़ावा मिला है, अप्रूवल रेटिंग बढ़ी है। तो इन सब के बाद प्रदर्शन तो होने थे, पर ये देखना होगा कि ये प्रदर्शन कितने दिनों तक राजी रखते हैं, चलते हैं और इस पर क्या असर किया जाता है। आपको याद होगा कि साल भर से बंधकों को लेकर के प्रदर्शन इजराइल में होते आ रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू टस से मस नहीं हुए हैं। जी, और नेतन्याहू ने अपनी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है उसे बार बार जाहिर किया है और अब एक अहम मौका देखकर उन्होंने योव गैलेंट को भी अपने रास्ते से हटा दिया है। हालांकि उनके समर्थन में, योव गैलेंट के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन जैसा कि एम्बेसडर महेश हमें बता रहे हैं कि पॉपुलैरिटी इस वक्त बेंयामिन नेतन्याहू की ज़्यादा और इस वजह से ये कदम उन्होंने उठाया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए एम्बेसडर महेश सचदेव। लेकिन दूसरी तरफ गाजा में विध्वंस का एक और दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि मिस्र अमेरिका की कोशिश के बावजूद हमास और इजराइल में युद्ध विराम फिर से टल गया है। हमास ने कई शर्तें लगा दी हैं, जबकि इजराइल बंधकों की रिहाई पर अड़ा है। ऐसे में युद्ध विराम प्रस्ताव ठुकराए जाने से बेंयामिन का गुस्सा बढ़ चुका है। गाजा में विनाश का अगला चरण आरंभ हो चुका है, क्योंकि हमास ने युद्ध विराम का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। इसका सीधा मतलब है कि इजराइल अब हमले रोकेगा नहीं, बल्कि उनकी तीव्रता और बढ़ा देगा। सिनवार की मौत के बाद यह लग रहा था कि अब शायद युद्ध विराम हो जाए। कतर, मिस्र, जॉर्डन, अमेरिका इसी कोशिश में लगे थे, लेकिन दिए गए प्रस्ताव को हमास ने ठुकरा दिया है। साथ ही एक शर्त भी लगा दी है। जब तक इजरायली सेना गाजा को पूरी तरह से खाली नहीं करेगी, तब तक कोई समझौता नहीं हो सकता। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही युद्ध विराम से इनकार कर चुके हैं, लेकिन अमेरिका के दबाव में आकर वो तैयार हो गए थे। लेकिन अब बेंजामिन ने फिर से हमले तेज करने का आदेश दे दिया है, जबकि अमेरिका ने इजरायल को सलाह दी है इजरायल को युद्ध विराम के लिए शर्तों में ढील देनी चाहिए, साथ ही गाजा में राहत सामग्री बढ़ानी चाहिए, रिहायशी इलाकों पर हमले रोकने चाहिए। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने सलाह मानने के बजाय हमले तेज कर दिए हैं। ये इजरायल के गाजा पर हमले का वीडियो है, जिसमें उत्तरी गाजा में 252वीं डिवीजन ने भारी तबाही मचाई है। एक भी इमारत नहीं बची है, चारों तरफ तबाही तबाही दिख रही है। इस बीच इजरायल को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। कई जगहों पर हमास लड़ाकों ने गुरिल्ला युद्ध नीति से हमले किए और आईडीएफ सैनिकों को टैंक छोड़कर भागना पड़ा। ये उसी टैंक और आर्मर्ड व्हीकल की तस्वीरें हैं। इस बीच अमेरिका ने इजरायल पर दबाव बनाया कि वो युद्ध विराम करे। इसके लिए मिस्र चैनल के जरिए हमास की बातचीत की, जिसमें हमास अल्पकालिक युद्ध विराम के लिए तैयार भी हो रहा था। मिस्र ने जो समझौता रखा था उसके मुताबिक 48 घंटे के प्रारंभिक युद्ध विराम से शुरुआत होनी थी, जिसके दौरान हमास को अगले 10 दिनों में 4 इजरायली बंधकों को रिहा करने के लिए कहा गया था। इस दौरान नेतन्याहू ने कहा था बंधकों को रिहा करने वालों को वो लाखों डॉलर और गाजा से सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता देने को तैयार है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू सारे बंधकों की रिहाई के लिए कह रहे थे, जिनकी संख्या 101 बताई जा रही है।
जिसके लिए हमास तैयार नहीं था। हालांकि मिस्र और अमेरिका ने आश्वासन दिया था कि एक बार छोटा युद्ध विराम सफल हुआ तो लंबे पूर्णकालिक युद्ध विराम पर बात की जा सकती है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की जिद और हमास की शर्तों से एक बार फिर युद्ध विराम टल गया। अब फिर से गाजा में हमले तेज हो गए हैं और उधर हमास लड़ाके भी इजराइल पर रॉकेट दाग रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा के जबालिया में आईडीएफ ने बड़ा हमला किया है। जबालिया में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। 1000 लड़ाकों को मारने का दावा किया जा रहा है इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा। जबालिया में देखिए किस तरह से आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। 1000 लड़ाकों को मारने का दावा किया जा रहा है इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा जबालिया में चलाए जा रहे इस बड़े ऑपरेशन के दौरान। और इस वक्त की दुनिया की बड़ी खबर है, डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर राष्ट्रपति बनना जो तय दिखाई दे रहा है। 47वें राष्ट्रपति होंगे। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद मध्य पूर्व के तनाव पर इसका क्या असर होगा, यह हर कोई जानना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर शिकंजा कसने के सबसे बड़े पैरोकार हैं। डोनाल्ड ट्रंप बड़े बयान दे चुके हैं इजराइल किस तरह के कदम उठाए ईरान को लेकर, और इस वजह से कहा यह जा रहा है कि ये शिकंजा और कसेंगे। इजराइल के कई ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला करने के समर्थक हैं और वो ये कह चुके हैं कि इजराइल को ऐसा करना चाहिए। हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ नेतन्याहू के एक्शन का वो समर्थन कर चुके हैं, यानी वो कदम जो अब तक नेतन्याहू उठाते रहे हैं उसका समर्थन है डोनाल्ड ट्रंप की नजर में। ट्रंप के आने के बाद मध्य पूर्व में इजराइल की स्थिति मजबूत हो सकती है, क्योंकि जो कदम नेतन्याहू अभी तक उठा रहे हैं, इजराइल जो कदम उठा रहा है उसके समर्थक हैं डोनाल्ड ट्रंप। इजराइल के ईरान पर संभावित हमले को हरी झंडी दिखा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, यानी उनकी तरफ से इसको लेकर मंजूरी हो सकती है। ट्रंप मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना की तैनाती में कई गुना इजाफा कर सकते हैं, यानी मध्य पूर्व में अलग अलग देशों में जो तैनाती है अमेरिकी फोर्सेस की उसको और बढ़ा सकते हैं। अरब देशों को भी एक प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं ताकि उनका समर्थन भी बढ़े इजराइल के किसी भी कदम के खिलाफ जो वो ईरान के खिलाफ लेगा। ईरान और लेबनान इजराइल से बदला लेने के लिए बेचैन है। इसके लिए खामेनेई के इशारे पर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। इजराइल दहन के लिए IRGC और प्रॉक्सी गुटों के शीर्ष कमांडर्स की मीटिंग हुई है, जिसमें हमले का प्लान बनाया गया है, जिसमें तय हुआ है कि सारे प्रॉक्सी एकजुट होकर हमला करेंगे। लेकिन हमले की कमान इस बार इराक में एक्टिव प्रॉक्सी गुट कताइब हिजबुल्लाह को दी जाएगी। यानी अब इजराइल के खिलाफ एक और फ्रंट खुलने का खतरा बढ़ गया है। अब इराक से भी इजराइल पर बारूद की बारिश हो सकती है। जब से नईम कासिम ने हिजबुल्लाह की कमान संभाली है, हिजबुल्लाह के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इजराइल के उत्तरी बॉर्डर पर रॉकेट स्ट्राइक के अलावा ड्रोन स्ट्राइक भी की जा रही है। हमले इतने ज्यादा किए जा रहे हैं जिससे लितानी की तरफ बढ़ रहे IDF सैनिकों को कुछ वक्त के लिए रुकना पड़ा है। मोसाद ने इनपुट भेजा है कि हिजबुल्लाह को लगातार हथियार मिल रहे हैं। नईम कासिम के चीफ बनने के बाद एक बड़ी खेप लेबनान पहुंची है, जिसमें कामिकाज़ी ड्रोन के अलावा शॉर्ट रेंज मिसाइल भी शामिल है। जो तैयारी हिजबुल्लाह ने की है उससे लग रहा है कि इजराइल अभी लेबनान को गाजा नहीं बना सकता, क्योंकि हिजबुल्लाह की मदद के लिए ईरानी प्रॉक्सी एकजुट हो चुके हैं। IRGC और प्रॉक्सी गुटों के कमांडर के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई है, जिसमें हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल तबाही का ब्लूप्रिंट बनाया गया। मीटिंग में फैसला ले लिया गया है कि अब इराक से इजराइल पर हमले किए जाएंगे और इसके लिए कताइब हिजबुल्लाह को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। यानी हिजबुल्लाह का बदला लेने के लिए कताइब हिजबुल्लाह फ्रंट फुट पर आकर हमले कर सकता है। जिस मीटिंग के बारे में मोसाद ने खुफिया जानकारी दी है, उस मीटिंग में कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी भी मौजूद था, जिसने खामेनेई के कहने पर इजराइल में तबाही का नया फ्रंट तैयार किया है। ईरानी प्रॉक्सी के चक्रव्यूह में इजराइल फंसता दिख रहा है, क्योंकि गाजा फ्रंट से हमास फिर एक्टिव हो गया है। उसके 40,000 लड़ाके बदला लेने के लिए बेचैन हैं।
लेबनान फ्रंट से हिजबुल्लाह के 1 लाख लड़ाके उत्तरी बॉर्डर पर घुसपैठ के लिए तैयार हैं, जबकि सीरिया फ्रंट से जैनबिया और फातमिया ब्रिगेड के 30,000 लड़ाके हिजबुल्लाह की मदद करने लेबनान पहुंच रहे हैं। इसी तरह इराक से कताइब हिजबुल्लाह और हरकत अल नुस्बा के 70,000 लड़ाके हमले की तैयारी में हैं, जबकि बहरीन से अल अश्तर ब्रिगेड ईरानी प्रॉक्सी के 6,000 लड़ाके तैयार हैं, जबकि IRGC अपनी 1.5 लाख फोर्स के साथ ईरानी प्रॉक्सी की मदद का ऐलान कर चुका है। इसके अलावा यमन में मौजूद होती के 30,000 लड़ाके लाल सागर के अलावा इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक कर सकते हैं। ईरानी प्रॉक्सी का एकीकरण इजराइल के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इजराइल को अब यह तय करना पड़ेगा कि वो पहले लेबनान और गाजा पर हमला करे या फिर ईरानी प्रॉक्सी के हमले रोकने के लिए सुरक्षा घेरा तैयार करे। ईरान ने नया प्लान बनाकर इजराइल को घेर लिया है, जिसमें इराक को हमले का नया फ्रंट बना दिया है। हमास, हिजबुल्लाह और हूती के बाद अब कताइब हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले करेगा। इसके लिए सिर्फ अब खामेनेई के आदेश का इंतजार है। हालांकि कताइब हिजबुल्लाह के हमले का पैटर्न क्या होगा, ये अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन मोसाद का इनपुट है कि कताइब के पास मिसाइलों की अच्छी खासी खेप मौजूद है। इसके अलावा IRGC ने गोलन लिबरेशन यूनिट को एक्टिव कर लिया है। गोलन लिबरेशन यूनिट में हरकत अल नुस्बा के लड़ाके शामिल हो रहे हैं। गोलान ब्रिगेड पर IRGC का कंट्रोल है। IRGC के इशारे पर गोलन हाइट्स फ्रंट से इजराइल पर हमले किए जाएंगे। सीरिया सिविल वॉर के दौरान भी गोलन ब्रिगेड एक्टिव थी, जिसमें कताइब हिजबुल्लाह और असाइब अहल अल हक के लड़ाके शामिल थे। अब IRGC उसी तरह के पैटर्न को इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला है। अंतर सिर्फ इतना है कि इस बार इराक को वॉर सेंटर बनाया गया है, जबकि पहले सीरिया था। हालांकि सीरिया में भी इजराइल ने पहली बार ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ फाइटर जेट से भी बम बरसाए जा रहे हैं। लेबनान और सीरिया में इजराइल के हमलों से ईरानी प्रॉक्सी तमतमा गए हैं। IRGC ने धमकी दी है, अगर इजराइल ने हमले नहीं रोके तो उसे इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। गाजा, लेबनान के बाद सीरिया में हमले करके इजराइल हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले। लेकिन इजराइल पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ है। वो लगातार हमले कर रहा है। सीरिया में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करके बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने इरादे जता दिए हैं कि अब टारगेट पर दूसरे प्रॉक्सी संगठन भी आ गए हैं। ये सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजराइल के हमले की तस्वीरें हैं। इजराइल के फाइटर जेट ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसाए, साथ ही दूसरे प्रॉक्सी के खिलाफ भी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और इस वक्त की बड़ी खबर, अभी ट्रंप को बधाई नहीं देंगे पुतिन। रूस ने कहा है कि पहले ट्रंप की नीति देखेंगे, ट्रंप का काम देखने के बाद फैसला लेंगे बधाई देने का। तो अभी बधाई नहीं देंगे, पहले नीति देखेंगे और ट्रंप का काम देखने के बाद ही रूस बधाई देगा डोनाल्ड ट्रंप को नए राष्ट्रपति बनने पर। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे, ऐसे में रूस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देने का सिलसिला जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को जीत की बधाई दी है। ट्रंप को प्रभावशाली जीत के लिए बधाई कहा ज़ेलेंस्की ने। ट्रंप की वजह से यूक्रेन में शांति संभव है। ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका और मजबूत होगा, कहा ज़ेलेंस्की ने। तो एक तरफ रूस का ये कहना कि हम काम देखकर बधाई देंगे, हम अभी बधाई नहीं देंगे, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन का ये कहना कि बधाई भी दी है उन्होंने और ये उम्मीद भी जताई है कि अमेरिका और मजबूत होगा और ट्रंप के नेतृत्व में शांति की उम्मीद है उन्हें, आएगा यूक्रेन में शांति होगी।